नमस्कार, मैं अनूप शर्मा और आपके लिए लेकर के आया हूं एक बढ़िया सा टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक टॉपिक हम लोग पढ़ा करते हैं और उसमें स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। तो आज हम लोग देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। तो आज हम लोग बस थोड़ी देर के लिए इसी को डिस्कस करते हैं, यानी बायो-सेवर्ट लॉ होता क्या है और कैसे इसे अप्लाई करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो आगे हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ के लिए देखिए, यहाँ पे ये हो गया भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर और इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई। अब इस करंट की वजह से हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, किस पॉइंट पे करनी है, तो हमने कह दिया यहाँ पे हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, इस पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कैलकुलेट करना तो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हमने इस स्ट्रेट कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इसे कह दिया डीएल। डीएल को हम लोग ट्रीट करेंगे लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस डीएल वैसे है क्या, कहेंगे ये है एलिमेंटल लेंथ ऑफ कंडक्टर ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट होगा वही डायरेक्शन होगी इस डीएल वेक्टर की। अब इस डीएल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में देखिए एक एंगल दिख रहा है, इस एंगल को हमने कह लिया थीटा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब अमाउंट यहाँ पे लेंथ हमने लिया एलिमेंटल लेंथ है डीएल, तो डीएल की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। और डीबी क्या होगा, कहेंगे अब होगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। और लेंथ हमने कितनी एज्यूम किया हुआ है, डीएल। फिर हम कहेंगे और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, तो फिर ये हो गया साइन थीटा, यानी इन दोनों के बीच में डीएल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, साइन थीटा। और देखें अगर तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन सभी को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हो गया डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन को भी अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर ये हो गया आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ जो हमने कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल किया है, इस कांस्टेंट को हम लोगों ने लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो म्यू नॉट दिख रहा है ना, म्यू नॉट क्या हो गया, कहेंगे ये है परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में आता है एयर या वैक्यूम। तो म्यू नॉट हो गया परमिबिलिटी ऑफ मीडियम या परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होगा यहाँ पे या तो एयर होना चाहिए या फिर वैक्यूम होना चाहिए। इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो होगी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये इसकी यूनिट होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने बना के अभी अभी रखा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो फिर इसकी अपनी कोई डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन हम इसकी कैसे डिफाइन करें, तो डायरेक्शन के लिए फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। अब कैसे डायरेक्शन डिफाइन करें, तो डायरेक्शन के लिए देखिए फिर हम आपको कुछ, तो चलिए अब देखिए हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला लिखा अभी अभी, इसको कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। यानी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया, बट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमें रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की।
अब डायरेक्शन के लिए देखिए इस फार्मूले में जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है आर स्क्वायर करंट, ये सारा कुछ क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। आर को हमने पोजीशन वेक्टर बोला था, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो यहाँ पे इन सब को हमने हटा के बाहर कर दिया और लिख दिया dB प्रोपोर्शनल टू I अपॉन आर क्यूब, और ये हो गया dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यानी चाहे तो ये I अपॉन आर क्यूब को भी हटा सकते हैं, हमने किया कुछ नहीं है, आर से मल्टीप्लाई करके आर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया dl क्रॉस आर। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया I अपॉन आर क्यूब, और इधर हमने लिखा dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी dl क्रॉस आर। तो dl की तरफ अगर हम सारी उंगली रखें, आर की तरफ उंगलियों को नेचुरल टर्न दें, तो थंब हमारा बताएगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये हो गया, देखिए भाई स्ट्रेट कंडक्टर, और इस स्ट्रेट कंडक्टर में ये हो गया भाई करंट I। इसकी वजह से हमें इस r डिस्टेंस पे निकालना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो r क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब dl क्रॉस r करते तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था इनटू द प्लेन, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरीके से, और ये जो कट का निशान है ये हो गया इनटू द प्लेन। या फिर एक दूसरा काम कर सकते हैं, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ना करना चाहें तो कहेंगे ये तो हो गई डायरेक्शन करंट की, और ये हमारा राइट हैंड है और उसका ये थंब हो गया। करंट मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में से जा रहा है, इसी डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड के थंब को रखते हैं, तो ये जो हमारी फिंगर्स हैं इनका जो नेचुरल टर्न है, जैसे घूम रही हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में कॉन्सेंट्रिक लूप बनाएगी, ऐसे घूम रही होगी। तो इससे भी हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी करंट की डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड के थंब को ऐसे रखते हैं, तो ये जो फिंगर इधर से बोल रही हैं इनवर्ड, इसका मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए इनवर्ड, और जब ये फिंगर इधर से इनवर्ड होंगी तो घूम के इधर से बाहर भी निकलेंगी, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, आउटवर्ड। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड कर सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे देखिए ये हमने बना दिया करंट। अब करंट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कॉन्सेंट्रिक लूप बनाएगी। अब कॉन्सेंट्रिक लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, करंट की डायरेक्शन को थंब रखते तो इधर होती मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इधर होती मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ये जो सिंबल है डॉट, इस डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आउटवर्ड, और ये जो क्रॉस बना हुआ है इस क्रॉस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्ड। तो ये इनवर्ड का सिंबल हो गया, ये आउटवर्ड, और ऐसे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई, यानी डायरेक्शन तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पहले से भी पढ़ा लिखा होगा। तो डायरेक्शन भी हमें मिल गई, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मिल गया अच्छा सा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी करंट कैरी करने वाले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बाई स्ट्रेट कंडक्टर। अब कोई स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास में, तो स्ट्रेट कंडक्टर की अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये हो गया भाई स्ट्रेट कंडक्टर, इस पे करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा होगा I, इसकी वजह से हमें निकालनी है भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, तो वो स्मॉल r डिस्टेंस पे, यानी इस पॉइंट पे चाहिए। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फार्मूला है अपने पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, यानी dl क्या बताया था हमने, एलिमेंट्री लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ हो गई dl। अब इस dl को अगर हम देखें तो ये जो dl है
यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो ये हो गया भाई पोजीशन वेक्टर डीएल से, और डीएल यहाँ कितना एंगल बना रहा है भाई थीटा। तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे, इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखते हैं तो ये होना चाहिए डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और आर की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्स, क्योंकि डीएल से इस पॉइंट की पोजीशन कितनी हो गई, एक्स हो गई। तो टीबी हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फिर से हमने इसको इस तरीके से भाई ज्वाइन किया और कह दिया कि डीएल जो है वो बहुत छोटी सी लेंथ है, डीएल है छोटी सी लेंथ, तो ये डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन वर्क किया, यानी इस पे हमने एक इधर की तरफ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे भाई कुछ बन गया, देखिए एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया। इसको हम लिखा एम एन ओ पी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको एम एन पी, ट्रायंगल दिख रहा है एम एन पी। इसमें अगर हम इस एंगल को लिखें यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे होना चाहिए पी एन अपॉन डीएल। तो जो पी एन लेंथ होगी वो होना चाहिए फिर डीएल साइन थीटा, यानी एक इक्वेशन यहाँ से बना ली। अब फिर से हमने कह दिया भाई कि ये एंगल तो हो गया फाई और ये एंगल हो गया इतना सा डी फाई। अब यहाँ पे अगर हम फिर से देखें जो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ट्रायंगल दिख रहा है पी एन ओ। इस पी एन ओ ट्रायंगल में अगर हम एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो भाई एंगल तो हो गया यहाँ पे डी फाई, आर्क लेंथ हो गई यहाँ पे पी एन और रेडियस हो गई एक्स। तो यहाँ जो पी एन लेंथ है उस पी एन लेंथ को हम लोग कहेंगे एक्स डी फाई के बराबर होना चाहिए। ये हो गई भाई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में चेक करें तो पी एन इज इक्वल हो गया डी एल साइन थीटा एंड पी एन इज इक्वल टू एक्स डी फाई। इट मीन्स डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया एक्स डी फाई। तो हम अपने इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हो गया, और डी एल साइन थीटा को अगर हम लिखते एक्स डी फाई और नीचे पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये सॉल्व होके मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, फिर ये हो गया डी फाई अपॉन एक्स हो गया। अब फिर से हम वापस लौट करके आगे, अब अगर इस ट्रायंगल को हम देखें, इसे कह दिया क्यू। इस ट्रायंगल को अगर हम देखें यहाँ पे तो जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये छोटा सा ट्रायंगल हो गया पी ओ क्यू। इस पी ओ क्यू ट्रायंगल में अगर हम लिखें कॉस फाई, तो कॉस फाई यहाँ पे हो जाना चाहिए भाई आर अपॉन एक्स, समझिए भाई। तो कॉस फाई अपॉन एक्स, कॉस फाई अपॉन एक्स इज इक्वल कॉस फाई अपॉन आर, सॉरी, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कॉस फाई हो गया, कॉस फाई हो गया आर अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे फिट करें तो ये हो जाना चाहिए फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये हो गया कॉस फाई डी फाई। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल बोर्ड के बच्चों के लिए, और अच्छे क्वेश्चन के लिए हर स्टूडेंट को ये आना चाहिए। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस फाई डी फाई, ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की फील्ड को हम विद इन एंगल इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे तो ये देखिए भाई, ये हो गया अपने पास स्ट्रेट कंडक्टर। इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमें
r डिस्टेंस पे लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। कंडक्टर के दोनों एंड को हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब इतने एंगल को तो हमने कह लिया ये θ1 हो गया और इतने एंगल को कह लिया θ2 हो गया। तो ये हमारे पास लिमिट्स हो गई। इन्हीं लिमिट्स में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था कि dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 फिर हमने लिखा था अपॉन r और ये था cos फाई d फाई। अब इस cos फाई d फाई को इंटीग्रेट करेंगे -θ1 से +θ2। ये एंगल देखिए यहाँ से नीचे है तो -θ1 से +θ2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा μ0I अपॉन 4πr और sin θ1 प्लस sin θ2, यानी sin θ1 प्लस sin θ2 पे हमारा पूरा का पूरा कंडक्टर इंटीग्रेट हो जाएगा। और इस तरीके से हम स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये फार्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। अब आ गया तो इसमें थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं। पहली चीज तो पहली बात ये है कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर में देखिए ये करंट फ्लो कर रहा है, ये हो गया भाई डीएल वेक्टर। लेकिन हमें जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो इस पॉइंट पे करनी है, यहाँ पे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो फिर डीएल के पैरेलल में जाना चाहिए। अब डीएल के अगर पैरेलल में चला गया तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों क्या हो गए भाई, पैरेलल हो गए। तो फिर थीटा क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। और साइन 0 की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं कि 0 होती है। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो किसी भी करंट कैरी करने वाले कंडक्टर के यानी करंट के बिल्कुल सामने मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। फिर से इसी बात को एक बार देखते हैं कि यानी ये जो दिख रहा है ये तो करंट हो गया, करंट का कंडक्टर हो गया। और इस बार जो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये हो जाएगा डीएल वेक्टर। ये हो गया करंट की डायरेक्शन में होता है डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर हो गया। और इस पॉइंट की ये होगी पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो यहाँ जो थीटा होगा वो फिर होना चाहिए 180 डिग्री। साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट आता है तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। और अगर कंडक्टर में करंट के पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में कोई पॉइंट है तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर में हमें ध्यान रखना है, यानी 2 पॉइंट्स मिल गए, एक करंट की डायरेक्शन में और एक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, जिन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ करके जब हम आए यहाँ पे तो मान लीजिए हमारे पास में जो कंडक्टर है वो कंडक्टर बस इतना सा है और इस डायरेक्शन में इस पे करंट फ्लो कर रहा है। और इसकी वजह से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है वो मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहाँ लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब इसे तो हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया भाई। तो यहाँ जो θ1 होना चाहिए वो तो 0 हो गया और जिसको हम θ2 लिखते वो हो गया थीटा। और इस डायरेक्शन में इस पे हो गया करंट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम लोग तो फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 I अपॉन R। फिर लिख लेते हैं यहाँ पे साइन 0 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड मिली वो होगी μ0 I अपॉन 4 R और ये हो गया साइन थीटा। तो इस तरीके से
हमें इतने से इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे लिख लिए हम लोगों ने। समझ गए भाई। अब देखिए अगर यहीं पे कुछ ऐसा होता कि ये कंडक्टर तो हमारा इतना बड़ा होता और इस पे ये करंट भी है, बट हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लिखनी थी वो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे लिखनी होती r डिस्टेंस पे। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होती तो पहला काम ये कि हम इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया और मान लिया कि ये एंगल हो गया θ1। तो अभी अभी मैंने ऐसे ही फिगर बनाया था एग्जैक्टली जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखी थी। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहते होना चाहिए V1, जो होना चाहिए μ0/4 I/r, और ये हो जाता sin θ1। यानी इतनी मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से होना चाहिए। और यहाँ कोई कंडक्टर नहीं है, मतलब यहाँ कोई करंट नहीं है। अगर होता करंट यहाँ पे तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती। अब फिर से हम क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर लेंगे ऐसे, और इस पूरे एंगल को अब हमने कह लिया θ2। तो यानी यहाँ से लेके इस पूरे कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए थी V2, और लिखते हैं इसको हम μ0/4 I/r sin θ2। तो ये जो B2 है वो B2 यहाँ से यानी पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच में पूरा कंडक्टर अगर होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती B2। बट यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ से R और Q के बीच में हमको लिखना है। तो R और Q के बीच में लिखना है तो फिर ये P और R की जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 ये हमें B2 में माइनस करना होगा। अब माइनस कर देंगे तो QR की फील्ड मिल जाएगी। यानी यहाँ पे जो फील्ड होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी B2 माइनस B1। यानी ये हो गया μ0/4 I/r, फिर लिखते हैं हम sin θ2 माइनस sin θ1। तो इस तरीके से हम लोग इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए और देखते हैं, इतनी बात क्लियर होगी तो और देखते हैं। अब देखिए आगे अगर मान लीजिए हमारे पास में ये वायर है और इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो फिर से क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे। इधर से भी हमने ऐसे ज्वाइन किया और कह दिया ये एंगल है θ1 और ये हो गया θ2, और इस कंडक्टर में करंट कितना हो गया I। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम लिखते हैं B = μ0 I/4 r, और फिर फार्मूला हो गया sin θ1 प्लस sin θ2। बट अगर हम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिख रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस है L/2 और ये डिस्टेंस भी L/2, तो यहाँ तो फिर θ1 = θ2 हो जाएगा और इसको हम केवल थीटा लिख सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में तो फिर B = होना चाहिए था μ0/4 I/r, और ये हो गया 2 sin θ, यानी sin θ प्लस sin θ हो गया 2 sin θ। अब चाहे तो इतनी सी ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लें, जो हो जाएगी L² प्लस 4r²/2, और जब ऐसा लिख लेंगे तो हम sin θ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो हो जाएगी L/√L² प्लस 4r²। और sin θ की वैल्यू भी यहाँ पे अगर हम फिट कर ले तो ये B = हो जाएगा μ0 I/2πr L/√L² प्लस 4r²। तो इस तरीके से हम किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात हो गई तो फिर देखते हैं थोड़ा सा और। अब यही कंडक्टर मान लीजिए हमारे पास में बहुत बड़ा होता है, यानी लॉन्ग कंडक्टर कहते या इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर कहते हैं, जिसपे करंट फ्लो कर रहा हो I। अब इसकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है R डिस्टेंस पे,
तो इसको जब हम इधर ज्वाइन करने जा रहे होते तो थीटा 1 क्या होता 90, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, इन्फिनिटी पे, तो ये एंगल भी 90 होगा। और इधर अगर हम इस थीटा 2 की बात करें तो ये भी 90 हो जाएगा। यानी ऐसे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लॉन्ग कंडक्टर की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90 करते, तो साइन 90 होता है 1, यानी ये हो गया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड बाय लॉन्ग कंडक्टर। लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनेटली लॉन्ग, समझ गए ना। लॉन्ग कंडक्टर का मतलब क्या होगा, इनफाइनेटली लॉन्ग, समझ गए भाई। यानी इस आर के रेस्पेक्ट में जो आर डिस्टेंस है इसके रेस्पेक्ट में कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, समझ गए भाई। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग, ये बात भी क्लियर हो गई। तो अगर इसी कंडक्टर में हम कहें कि कंडक्टर तो इनफाइनेटली लॉन्ग है, बट इधर की तरफ इसके एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो कोई बात नहीं, इसके लिए थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 और इसके लिए थीटा 2 क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे होते तो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, फिर हो जाता भाई साइन 0 प्लस साइन 90। अब साइन 90 हो गया 1, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो इसको हम लोग कहते हैं एट वन एंड ऑफ लॉन्ग कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ लॉन्ग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ लॉन्ग कंडक्टर क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद में देखिए, तो जब हम लोगों ने ये सीख लिया कि स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला हमें याद हो गया, तो आप इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कहीं पर भी है, तो स्ट्रेट कंडक्टर के इस फार्मूले को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इतनी सी बात आप समझ गए, तो देखते हैं एक जगह हम आपका इस्तेमाल करके दिखाते हैं भाई कि इसका कैसे यूज करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ इसके इस्तेमाल के लिए हमने भाई एक बना लिया, यानी क्वेश्चन हमने आपको एक दिया, कोई लॉन्ग कंडक्टर है जिसको हमने बेंड कर दिया, ये इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर, और इसे हमने बेंड कर दिया वी शेप में, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके बेंडिंग पॉइंट पे, वो एंगल हो गया भाई अल्फा। हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आप बताइए हमें, और कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड आप बताएंगे इसके बाइसेक्टर पे स्मॉल आर डिस्टेंस, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो यहाँ जब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आर डिस्टेंस पे, और इस पे करंट देखिए ऐसे आ रहा होगा और ये करंट ऐसे यहाँ पे जा रहा होगा, तो भाई फिर ये अब इतना एंगल तो हो जाना चाहिए अल्फा बाई 2, ये एंगल भी क्या हो जाना चाहिए अल्फा बाई 2, और यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फिर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया x, और इस को दूसरे एंड पे अगर ज्वाइन करने जाते तो ये जो थीटा 2 है वो क्या होना चाहिए था 90, और ये जो थीटा 1 होगा यहाँ पे वो थीटा 1 होना चाहिए 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो थीटा 1 यहाँ हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2, थीटा 2 कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में लिखते 4 पाई x, ऊपर हो गया था साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो यहां से हमको मिलता B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये हो गया 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2
अपॉन में हो गया 4 पाई x हो गया। अब इस x को अगर रिप्लेस करें इस ट्रायंगल से देख करके तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। अब इसे रिप्लेस करने के लिए देखिए यहाँ पे तो ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ लिखे साइन अल्फा बाई 2 तो ये होना चाहिए था x अपॉन r। तो x इज इक्वल हो जाएगा r साइन अल्फा बाई 2। अब इस x की जगह पे अगर हम r साइन अल्फा बाई 2 लिखें तो यही फार्मूला हमें मिल जाएगा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r साइन अल्फा बाई 2 और ये हो गया 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। इसको और आगे अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो फिर हमें एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। बट यहाँ पे देखिए अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। थंब रखते हैं करंट की डायरेक्शन में तो इधर तो फील्ड होती इनवर्ड और इधर की तरफ फील्ड क्या होती आउटवर्ड होती। भाई इस डायरेक्शन में फील्ड होना चाहिए इनवर्ड, इधर क्या होगी आउटवर्ड। समझ गए। अब हम नीचे वाले कंडक्टर की बात करें क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ भी करंट की ये डायरेक्शन हो गई, यानी इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होती इनवर्ड और इस साइड में क्या होना चाहिए था आउटवर्ड। तो इन दोनों की फील्ड यहाँ पे होगी, बिल्कुल सिमिलर फिगर है। तो हम क्या करेंगे इस फील्ड को डबल कर लेंगे, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी 2b होगी। बाकी और आप मैथ लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो अब बाकी बचे इसके एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।